जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका एक पार्ट और बन चुका है, आप ज़रूर से देखिए। और जनसंख्या के बारे में हम सारी सिद्धांत थियरी देख रहे हैं। तो यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर जो है, इसके पीछे हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में। स्पेंसर जो है जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। उनका जनसंख्या का निर्धारण जो है प्रकृति करती है। इन्होंने दो चीज़ों पर कहा जनसंख्या होती है, एक तो व्यक्तित्व विकास और एक उत्पत्ति पर। व्यक्तित्व विकास और उत्पत्ति का संबंध इन्होंने बताया, कहा कि जहाँ पर व्यक्तित्व के विकास पे लोग लगे होंगे, जहाँ व्यक्तित्व विकास होगा वहाँ पे जनसंख्या दर कम होगी, और जहाँ पर व्यक्तित्व विकास निम्न होगा वहाँ जनसंख्या दर अधिक होगी। उसी तरह जहाँ उत्पत्ति की प्रवृत्ति अधिक होगी, उत्पत्ति अर्थात प्रजनन दर से यहाँ पे है, तो जहाँ प्रजनन दर या जन्म दर अधिक होगा वहाँ पे व्यक्तित्व विकास निम्न होगा। यह किसने बताया? यह तो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने बताया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जनसंख्या की प्रजनन की प्रवृत्ति की व्याख्या करने के लिए उद्विकासीय सिद्धांत का सहारा लिया तथा प्रजनन दर तथा जीव के आकार से संबंधित करते हुए इनका प्रजनन दर जीव के आकार पर निर्धारण करता है। जो जीव जितना छोटा होगा उसका प्रजनन दर उतना ही अधिक होगा। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ से उनकी जनसंख्या बढ़ती है। हाथी हो गया तो उस 2 साल 3 साल पे एक बच्चा देता है। तो वही चीज़ें कहते हैं, क्योंकि छोटे जीवों की उत्पत्ति दर नर एवं मादा संभोग के परिणाम स्वरूप न होकर उनके शरीर के कोशिकाओं के विभाजन के होता है, लेकिन जबकि बड़े जीवों का संभोग या सहवास के ही माध्यम से होता है, जिससे उनकी प्रजनन दर कम होती है। तो ये थी स्पेंसर की थियरी। उसके बाद जैविक अवस्था का सिद्धांत, बायोलॉजिकल स्टेज थियरी देते हैं करोड़ो गिनी। किसने कहा है? करोड़ो गिनी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करोड़ो गिनी करते हैं, अतः इसे गिनी का सिद्धांत भी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैविक अवस्था के सिद्धांत को किस नाम से जाता है? गिनी के सिद्धांत के नाम से। इसमें जनसंख्या के विकास को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन न मानकर प्राणी शास्त्रीय गुणों में परिवर्तन माना गया है, और कहा कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन काल में अनेक अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार समाज में भी अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है करोड़ों गिनी से, क्योंकि यह अवस्थाएं कई बार क्रम पूछ लेता है एग्जाम में। तो इन्होंने कहा प्रथम अवस्था वह होगी जिसमें प्रजनन दर अधिक होगा, परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि होगी। द्वितीय अवस्था वह होगी जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक जटिलताओं से जनसंख्या की प्रजनन दर जो है वह कम होगी। तृतीय अवस्था को इन्होंने परिपक्व की अवस्था बताया है। इनका प्रजनन दर में ह्रास होगा, पहले धनी वर्ग में फिर पूरे समाज में यह फैलेगा, क्योंकि निर्धन धीरे धीरे धनी बन जाते हैं। और चतुर्थ अवस्था इन्होंने नष्टकाल की अवस्था की है। इसने कहा परिपक्वता की अवस्था धीरे धीरे नष्टकाल में बदल जाती है, अर्थात जनसंख्या समाप्ति की ओर होती है, क्योंकि बच्चे लोग कम पैदा करेंगे तो आगे चलकर जनसंख्या जो है कम होने लगती है, जिससे वह नष्ट की ओर बढ़ती है। तो इस तरह से गिनी के अनुसार जनसंख्या वृद्धि तथा कमी चक्रीय आधार होता है। तो करोड़ों गिनी क्या कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और कमी क्या होती है, उसका आधार जो है चक्रीय होता है। सर्कुलर थियरी बताते हैं। प्रथम अवस्था में यह वृद्धि दर तीव्र होती है और यह धीमी होते होते परिपक्व की अवस्था प्राप्त करती है और अंत में नष्ट होने की अवस्था में आ जाएगी। जैसे कि वर्तमान समय में जापान हो गया, चीन हो गया, वहाँ जनसंख्या दर क्या है? नष्ट होने, मतलब वहाँ वृद्धों की जनसंख्या बढ़ गई, युवा पॉपुलेशन कम हो गई। इस कारण ऐसी अवस्थाएं आ जाएंगी जहाँ जनसंख्या संकट भी आ सकता है। आगे जनसंख्या की कमी होती है तो सभ्यता क्षीण या सभ्यता समाप्त होने के कगार पे आ जाता है। यह सब ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा होता है, ऐसा कौन मानते हैं? क्योंकि इतिहास में देखो तो तमाम तरह की सभ्यताएं रही हैं जो समाप्त हो गई हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या में कमी हो गई। जैसे वर्तमान में चली जाइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, कई ऐसी जनजातियां हैं जिनकी सभ्यता लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर एकदम निम्न हो गया है। अगला है प्रोटीन कंजक्शन सिद्धांत। तो प्रोटीन
कंजक्शन सिद्धांत किसका थियरी है जी? कैस्ट्रो का है। कैस्ट्रो ने दिया इसको कैस्ट्रो का भी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन कंजक्शन। तो कैस्ट्रो ने कहा है, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है वह चूहों पर किया है। चूहों पर किए गए प्रयोग के आधार पर इन्होंने प्रजनन दर और प्रोटीन उपयोग के विपरीत सहसंबंध बताया है या पाया है। अर्थात इन्होंने कहा अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने पर मोटापा बढ़ता है, जिससे एस्ट्रोजन निष्क्रिय हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप संतान उत्पादन की शक्ति कम हो जाती है। तो एस्ट्रोजन क्या है? व्यक्ति को उत्तेजित करने वाला एक तत्व है, जिसमें कमी होती है, किसमें? मोटापे के कारण। ऐसा कौन मानते हैं? कैस्ट्रो। इसके विपरीत कम प्रोटीन कम होने पर एस्ट्रोजन सक्रिय रहता है, जिससे प्रजननशीलता बढ़ती है। अतः अपनी पुस्तक द जियोग्राफी ऑफ द हंगर, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द जियोग्राफी ऑफ द हंगर में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कैस्ट्रो के अनुसार आर्थिक विकास के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही सफल कर सकता है। तो इन्होंने कहा जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो अधिक से अधिक आर्थिक विकास अर्थात जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, जिससे सभी व्यक्तियों की अधिक से अधिक प्रोटीन कंजप्शन बढ़े। अधिक से अधिक प्रोटीन कंजप्शन बढ़ेगा, जिससे एस्ट्रोजन निष्क्रिय हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। ऐसा कैस्ट्रो करते हैं। भारत के बारे में इन्होंने कहा कि यहाँ पैदा होने वाले आधे बच्चे भुखमरी और आहार के रूप में पाते हैं। इन्होंने कहा कि आधे बच्चे जो पैदा होते हैं वह केवल भुखमरी को आहार के रूप में पाते हैं, अर्थात उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, और स्वयं कुछ पैदा करने की स्थिति में आने से पहले ही मर जाते हैं, अर्थात युवा होने से पहले ही वे बच्चे बीमारी या अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला थियरी है रेमंड पर्ल का वृद्धिघात वक्र सिद्धांत। तो यह भी हाल फिलहाल में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में यह थियरी पूछी गई थी। तो वृद्धिघात या वृद्धि वक्र का सिद्धांत लॉजिस्टिक कर्व का थियरी यह किसने दिया है? रेमंड पर्ल ने। तो रेमंड पर्ल की जो पुस्तक रही है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लिखी इन्होंने पर्ल ने फल की मक्खियों पर किए गए प्रयोग। तो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? जो फल पे मक्खियां बैठती हैं उन पे प्रयोग किया। उसके आधार पर इन्होंने कहा जनसंख्या सदैव समान गति नहीं रहती है, बल्कि इसके बढ़ने की गति समय समय पर बदलती रहती है। अर्थात जनसंख्या बढ़ती और घटती है, चढ़ती और गिरती है, और तेजी से या धीमी से गति बढ़ सकती है, या फिर कुल मिलाकर यह जनसंख्या हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो इन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ती और घटती है, चढ़ती और गिरती है, तेजी से या धीमी गति से बढ़ती है, फिर भी कुल मिलाकर जनसंख्या बढ़ती है। तो इनको हम एक क्या कहते हैं, चार्ट के अनुसार समझते हैं। मान लीजिए जनसंख्या यहाँ है, तो इन्होंने कहा जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन घटना सिर्फ इतना है, फिर जनसंख्या बढ़ती है, फिर इतना ही घटती है, फिर जनसंख्या बढ़ती है, फिर इतना ही घटती है, फिर जनसंख्या घटती है, फिर इतना ही बढ़ती है। तो इनके अनुसार जो जनसंख्या रहती है वह एक कर्व की तरह हो जाती है। तो इन्होंने यह बताया कि जनसंख्या हमेशा बढ़ेगी, चाहे वह तेजी गति से बढ़े चाहे धीमी गति से, लेकिन जनसंख्या हमेशा वृद्धि की ओर चलती रहती है। इस तरह जनसंख्या के विकास का जो है चक्रीय क्रम चलता रहता है। इसी काल को पर्ल ने वृद्धि घात वक्र लॉजिस्टिक कर्व की सहायता से व्यक्त किया है। अगला है कंजुस्की। कंजुस्की जो है इनका जो दर था वह शुद्ध पुनरुत्पादन दर सिद्धांत या नेट रिप्रोडक्शन रेट थियरी है। तो कंजुस्की इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि दर जन्म दर मृत्यु दर के अंतर पर निर्भर न करके शिशु जनन आयु में स्त्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात जिस दर में स्त्री जनसंख्या अपने आप में प्रतिस्थापित करती है वह शुद्ध पुनरुत्पादन दर कहलाती। तो इन्होंने कहा जिस समाज में शिशु स्त्रियों की संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पर जनसंख्या दर अधिक रहेगा।
डी रिकार्डो के अनुसार मनुष्य बुद्धिमान और आर्थिक प्राणी है। वह बाजार क्षेत्र के अनुसार क्रियाशील होता है, अतः श्रम की मांग वृद्धि होने पर मजदूरी बढ़ती है और मजदूरी के कारण सम आपूर्ति में उच्च जनसंख्या द्वारा वृद्धि होती है। अब रिकार्डो का जो सिद्धांत है, इन्होंने कहा मनुष्य एक बाजार के क्षेत्र के अनुसार क्रियाशील होता है। जब श्रम की मांग बढ़ेगी तो मजदूरी अर्थात पैसा भी बढ़ेगा और उच्च मजदूरी के कारण सम आपूर्ति में जनसंख्या भी अधिक चाहिए। तो परंतु श्रम आपूर्ति वृद्धि होने पर मजदूरी घटेगी। तो इन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या कम है, श्रम की मांग अधिक होगी, वृद्धि होगी, तो मजदूर कम रहेंगे, जनसंख्या कार्य ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, रेट जो है ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब श्रम आपूर्ति वृद्धि होगी अर्थात श्रम करने वाले लोग अधिक रहेंगे तो मजदूरी क्या है, घट जाएगी। जैसे कि वर्तमान समय में भारत में देखने को मिलता है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा वृद्धि है कि हमें प्रॉपर मजदूरी नहीं मिलती अपने कार्यों के लिए। तो वही चीज़ कर रहे हैं कि जनसंख्या कम रहेगी तो मजदूरी दर अधिक रहेगी, अच्छे से लोग खा पी, लेकिन जनसंख्या दर अधिक रहेगा, श्रमिक अधिक रहेंगे तो श्रमिक की जो मजदूरी होगी वह कम हो जाएगी, लेबर सस्ते मिल जाएंगे। तो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादातर अधिक होती है वहाँ लेबर सस्ते होते हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, यहाँ पे लेबर सस्ते हैं, इसीलिए लेबरों की मांग अन्य देश यहाँ से करते हैं। क्योंकि अन्य देशों में जनसंख्या दर कम है, वहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ क्या है, श्रम की मांग अधिक है, इसलिए वहाँ मजदूरी भी अधिक है। तो इस तरह से देखा जा सकता है, जीवन निर्वाह हो सकेगा। इस तरह जनसंख्या वृद्धि तथा ह्रास पूंजी संचय के अनुसार होती है। तो रिकार्डो मानते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि में या ह्रास होती है वह पूंजी के संचय के अनुसार होती है। कार्ल मार्क्स का अतिरेक जनसंख्या सिद्धांत, तो इनका भी इम्पोर्टेंट है, कार्ल मार्क्स का भी। तो कार्ल मार्क्स का अतिरेक जनसंख्या सिद्धांत, सरप्लस पॉपुलेशन थियरी। तो किस देश में जनसंख्या की अधिकता प्रजनन दर की अधिकता के कारण न होकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कारण है। तो इन्होंने कहा कि किसी देश की जो जनसंख्या अधिक होती है वह उसका कारण प्रजनन दर नहीं है, उसका कारण पूंजीवाद होता है। अपनी बढ़ती हुई पूंजी के द्वारा उत्पादन में नई नई मशीनों के प्रयोग से पूंजीपति मजदूरों को बेरोजगार बनाते हैं और ये बेरोजगार गरीब मजदूर अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाते, फलतः उनकी जनसंख्या अतिरेक प्लस हो जाती है। मार्क्स ने बेरोजगारी और सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या के 3 स्वरूपों की चर्चा की है। तैरने वाली अर्थात मशीनों के प्रयोग से बेरोजगार हो गई। प्रच्छन्न, कृषि जनसंख्या का वह भाग जो शहरों की ओर नौकरी की खोज में आता है। और प्रवाहहीन जो अनियमित रूप से नौकरी करती है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, वह प्रवाहहीन बेरोजगार हो जाते हैं। तो इन्होंने 3 टाइप के बेरोजगार बताए हैं। कौन कौन से? तैरने वाली जो मशीनों के कारण हो जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में कार्य न मिलने के कारण शहर की ओर भागना, प्रभावहीन तो प्रवाहहीन जो होते हैं उन्हें कभी नौकरी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, इसी तरह उनका कार्य चलता रहता है। मार्क्स के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की समस्या साम्यवादी समाज को में जो है समाप्त हो जाएगी। मार्क्स कहते हैं कि साम्यवादी समाज जब आएगा तब जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। आगे है हेनरी जॉर्ज सामाजिक कुसमायोजन का सिद्धांत। तो सामाजिक कुसमायोजन का सिद्धांत कौन देते हैं? हेनरी जॉर्ज। जॉर्ज के अनुसार जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी जाए, भूमि पर किसानों का अधिकार हो जाए, अर्थात जब पृथ्वी पर साधनों पर कुछ का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार हो, सभी लोग खेती करें तो खाद्यान्न का उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक बैठेगा, जिससे राष्ट्र की अति जनसंख्या की समस्या समाप्त हो जाएगी। इन्होंने कहा समाज में जो कुसमायोजन है, अर्थात किसी के पास ज़मीनें अधिक हैं, किसी के पास कम हैं, किसी के पास है ही नहीं, तो
उन सब के लिए हमें ज़मीनों को है समान जनसंख्या में वितरित कर देना चाहिए, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। तो इससे क्या है, जनसंख्या की समस्या समाधान हो जाएगा। कौन कहते हैं? हेनरी जॉर्ज। जॉर्ज के अनुसार नियम मानव जाति के बौद्धिक विकास के नियमों से संबंधित तथा अधीन है, और बौद्धिक स्तर के विकास के साथ जनसंख्या स्वतः ही कम हो जाती है। अर्थात जॉर्ज कहते हैं कि अगर मानव की बौद्धिक विकास जितना ज़्यादा रहेगी, जनसंख्या को कंट्रोल करने में उतना आसान होगा, जनसंख्या अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी। अर्थात जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो बच्चे कम पैदा करते हैं, यह जॉर्ज हेनरी का कहना है। जनसंख्या समस्या समाधान के लिए जॉर्ज ने समाज सुधार को आवश्यक समझा है। भूमि व्यवस्था में सुधार, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का सुझाव जो है जॉर्ज कहते हैं। अगला थियरी है अर्सेन ड्यूमोंट का केसा कर्सर या सोशल कैपिलियरिटी थियरी। तो कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया है, या मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये सब ज़्यादा पूछे जाती हैं। तो ऊपर देखेंगे पहले इसकी। तो अर्सेन ड्यूमा अपने सिद्धांत में समाज की उन्नति करने की चाह को से संबोधित करते हैं। इन्होंने कहा जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक वातावरण के उच्च स्तरों पर बढ़ने का प्रयास करता है, उसकी संतानोत्पत्ति में रुचि कम होने लगती है। वह परिवार समुदाय की उन्नति की अपेक्षा स्व की उन्नति में अधिक व्यस्त हो जाता है। जैसा कि वर्तमान समाज में देखने को मिलता है कि लोग अपनी सफलता को लेकर इतने डेडिकेशन है, न तो परिवार न तो विवाह कर रहे हैं, हर चीज़ कई चीज़ें देखने को मिलती है। वही अर्सेन ड्यूमा भी कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति सामाजिक वातावरण में उच्च स्तरों पर बढ़ने का प्रयास करता है, तब वह संतान के उत्पादन में रुचि कम कर देता है। इसी प्रकार किसी देश में जनसंख्या वृद्धि मनुष्य के विकास का प्रतिलोमानुपाती होती है। तो मनुष्य का जितना विकास होगा, जनसंख्या दर उतनी कम होगी, अर्सेन ड्यूमा मानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जनसंख्या और संतुलन के सिद्धांत संसाधनों के माध्यम से समझाए हैं। तो यहाँ जो एक ग्राफ बता रहा है, उसमें बता रहा है कि जनसंख्या दर जो है कम है और संसाधन हमारे पास अधिक है, सही है। दूसरे चित्र में हमें क्या बता रहा है, जिसमें संसाधन तो कम है लेकिन जनसंख्या दर अधिक हो गई, जनसंख्या अधिक है। तीसरा इन्होंने जो है जनसंख्या अनुकूलतम या आदर्श, जिसमें जनसंख्या और संसाधन दोनों आसपास रहते हैं, तो वह अनुकूलतम जनसंख्या माना जाता है। और वर्तमान समय में लगभग 2.1 का रेशियो है। अगर किसी देश का होता है औसतन 2.1 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उस देश की जनसंख्या को स्थिर माना जाता है। अगर इससे कम है तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, अर्थात कमी हो रही है, और इससे ज़्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलता है। आगे है फ्रैंकफर्टर का स्वैच्छिकवाद का सिद्धांत। तो फ्रैंकफर्टर का वॉलंटरिज्म थियरी। फ्रैंकफर्टर ने प्रजनन को स्वैच्छिक क्रिया से संबंध करते हुए मनुष्य की मनोवृत्ति का वर्णन किया है। इनका जो मानव पुनरुत्पादन पर प्रभाव डालते हैं और धनी और निर्धन व्यक्तियों की प्रजनन प्रगति को अलग अलग समझाया है। इन्होंने कहा धनी व्यक्ति स्वेच्छा से कम बच्चे पैदा करता है, क्योंकि वे भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु बच्चों की संख्या कम रखना चाहता है, जबकि निर्धन व्यक्ति की स्वेच्छा से अधिक बच्चे पैदा करता है। इन्होंने कहा निर्धन व्यक्ति जो है स्वेच्छा से अधिक पैदा करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा रहती है कि वह अधिक से अधिक संसाधनों को इकट्ठा कर सके। तो इन्होंने एक औसतन प्रति उत्पादन की यहाँ पर जो है, एक में इन्होंने कहा अनुकूलतम से कम होती है, एक अनुकूलतम जनसंख्या होती है, एक अनुकूलतम से अधिक होगी। तो वर्तमान समय में अनुकूलतम जनसंख्या हुआ है जहाँ पर 2.1 बच्चे औसतन पैदा होते हैं, और इससे अधिक हो जाएगा तो वहाँ की जनसंख्या अधिक होगी, और इससे कम होगा तो वहाँ की जनसंख्या कम
होगी। इसी तरह इन्होंने का औसतन उत्पादन प्रति व्यक्ति आय, तो इन्होंने का प्रति व्यक्ति आय जहाँ पर कम रहेगी वहाँ पे बच्चे अधिक पैदा होंगे और जनसंख्या अधिक कमाना चाहेगी, और जहाँ पर अधिक रहेगा वहाँ पर जनसंख्या कम रहेगी। तो इन्होंने कहा जैसे 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 प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाएगी जनसंख्या दर कम होती जाएगी, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय कम होगी वैसे वैसे जनसंख्या दर बढ़ेगा। तो अमीर आदमी बच्चे कम पैदा इसलिए करता है ताकि उसका बच्चा सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर सके। वहीं गरीब आदमी बच्चा इसलिए अधिक पैदा करता है ताकि वे बच्चे जो बचपन से श्रम करके धनोपार्जन कर सके, अधिक से अधिक पैसा कमा सके, धन कमा सके। फेटर के अनुसार आर्थिक उन्नति के साथ साथ जन्म दर गिरने लगती है क्योंकि व्यक्ति धनी होता जाता है। तो फेटर का सीधा सा मानना है जैसे जैसे व्यक्ति धनी होगा, सीधा सा क्या ज़्यादातर सिद्धांतकारों का यही मानना है। कोई कह रहा है कि व्यक्ति शिक्षित होगा तब जनसंख्या दर कम होगी, कोई व्यक्ति कह रहा है कि आर्थिक विकास या व्यक्तिगत आय बढ़ेगा तब दर कम होगी। लगभग सबके लगभग सिमिलर ही सिद्धांत देखने को मिलते हैं। अगला है अनुकूलतम या आदर्शवाद जनसंख्या सिद्धांत। तो एडविन केनन किसने दिया है? एडविन केनन 1861 से 1935 इनका जो है पीरियड काल रहा है। इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का विकास किया है। इस सिद्धांत के समर्थकों में कार्ल साउंडर्स, एडवर्ड वेस्ट, सेल्जिक, प्रोफेसर डाल्टन, प्रोफेसर रॉबिन्सन आदि जो है इसमें रहे हैं, समर्थक रहे हैं। केनन के अनुसार किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या जो अधिकतम आर्थिक उत्पादकता को संभव करती है वह सीमित होती है। किसी भी देश की विशिष्ट जनसंख्या जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय संभव कर सके अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या कहलाती है। तो इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है? केनन कहते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में, मान लीजिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ 500 की पॉपुलेशन है, तो इन्होंने कहा कि जब 500 में अगर प्रति व्यक्ति की आय जितना से ज़्यादा अधिक लोग को जॉब मिल सके या अधिक से अधिक लोग संसाधनों का उपयोग कर सके, उनकी प्रति व्यक्ति आय एक समान हो, जितनी समानता हो, बराबर हो, देखने को मिलेगी, तो वह अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का थियरी काम करेगा। और जबकि मान लीजिए 500 लोग हैं और वहाँ लगभग 250 लोगों को ही जॉब मिल रहा है, इन्हीं का जीवन स्तर बढ़िया है और 250 लोगों का जीवन स्तर नहीं बढ़िया है, तो वहाँ पर भी मतलब वह अनुकूलतम जनसंख्या नहीं कही जाएगी। अर्थात 500 में से सभी की ज़रूरतें जब पूरी होने लगेंगी, सभी की प्रति व्यक्ति आय लगभग एक जैसी होगी या अधिक, प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा रहेगा। यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है, यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होती है तो वह देश अति जनसंख्या वाला देश बन जाता है। इसके विपरीत यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होती है तो वह कम जनसंख्या वाला देश बन जाता है। विभिन्न विद्वानों के माध्यम से अनुकूलतम जनसंख्या के आधार को लेकर मतभेद देखा जाता है। रॉबिन्सन ने अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन संभव कर सके। तो ऊपर हमने देखा कि यहाँ कह रहे हैं केनन कि जितनी प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगी उतनी अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाएगी, लेकिन यहाँ का रॉबिन्सन का जितना अधिक उत्पादन संभव हो बना सकेगी जनसंख्या उतना ही अनुकूल मानी जाएगी, जितना अधिक से अधिक उत्पादन करेगी। वहीं कार कहते हैं आर्थिक कल्याण का उत्पादन करने वाली जनसंख्या को आदर्श जनसंख्या माना है। कौन? कार्ल साउंडर्स कहते हैं कि वह अधिकतम जनसंख्या जो आर्थिक कल्याण या वाली उत्पादन करे वह आदर्श जनसंख्या होगी। इस सिद्धांत के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या
स्थिर नहीं होती है। यदि देश के उत्पादन साधनों में संख्यात्मक या गुणात्मक परिवर्तन हो तो अनुकूलतम जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। तो इन्होंने कहा कि अगर कहीं भी जनसंख्या तो स्थिर रहेगी नहीं, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी जन्म दर या मृत्यु दर की वजह से। तो कोई भी आदर्श जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या में हमेशा घटता बढ़ता रहता है। और दूसरा, किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या को हम सही निर्धारित करना सबसे कठिन बात है कि किस देश के लिए कितना जनसंख्या अनुकूल होगा, या एक कठिन पैमाना है कि इसको कैसे निर्धारित किया जा सकता है। अगला थियरी है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत, द डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन थियरी। तो इसके प्रतिपादक हैं थॉमस और नोवेस्टीन। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसकी है? थॉमस और नोवेस्टीन। इस सिद्धांत का प्रतिपादक नोवेस्टीन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि समाज विकास के साथ साथ उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर तथा सामान्य ग्रामीण एवं अशिक्षित समाज से मुख्य नगरीय और औद्योगिक शिक्षित समाज में रूपांतरित होता है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है, उनका पहले जो है जन्म दर अधिक रहेगा तो मृत्यु दर भी अधिक रहेगी, धीरे धीरे जन्म दर कम हो जाएगा तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे जो ग्रामीण जनसंख्या है, अशिक्षित जनसंख्या, वह धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या, औद्योगिक और शिक्षित जनसंख्या में रूपांतरित हो जाएगी। इसी प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संबंध में पाया जाता है। जहाँ की सामाजिक आर्थिक विकास अधिक रहेगी वहाँ जनसंख्या दर कम रहेगा, जहाँ कम रहेगा वहाँ जनसंख्या दर अधिक रहेगी। नोवेस्टीन ने 3 प्रमुख तत्वों की इसमें गणना की है। एक, जन्म दर कमी आने से पहले जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर होगा, और दूसरी, जन्म दर कमी आने से जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आएगी, और तीसरी, जन्म दर मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में कमी आएगी। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई कि पहली, जिसमें तो जनसंख्या दर तेजी से बढ़ेगी, दूसरी में जनसंख्या दर जो है कम हो जाएगी, तीसरी में तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होने की स्थिति में जनसंख्या दर कमी होगी। अब इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। इन्होंने किंतु वर्तमान में जनांकी संक्रमण की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो 5 अवस्थाओं की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। पहली अवस्था प्रथम या उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। पहली अवस्था में क्या होता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर। इस अवस्था में प्रमुख विशेषताएं यह है कि इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही 35 प्रति हजार व्यक्ति से अधिक होती हैं। औद्योगिक क्रांति से पूर्व विश्व के सभी देशों में जनसंख्या संक्रमण इसी अवस्था में थी कि जितने जन्म दर अधिक था तो मृत्यु दर भी बहुत अधिक था। दूसरी अवस्था में क्या होता है? उच्च दर जन्म दर, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस अवस्था में जन्म दर उच्चता रहता है परंतु मृत्यु दर तेजी से गिरावट आती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 30 एवं 35 होती है। जहाँ अगर 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ 15 लोग मर रहे हैं 1000 पर। तो इसके फलस्वरूप जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि होगी, तेजी से जनसंख्या बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी एशिया के अनेक देशों में इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। तीसरी अवस्था या गिरती जन्म दर और तीव्र गति से घटती मृत्यु दर वाली ही देर से बढ़ने वाली अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर में तेजी से कमी आती है, साथ ही इसमें मृत्यु दर भी धीरे धीरे घटती जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? वृद्धि की दर अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। कोरिया, इजराइल, पुर्तगाल, स्पेन, यूगोस्लाविया, कनाडा, चिली, अर्जेंटीना आदि इसी अवस्था में गुजर रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत, चीन जैसे बड़े देश इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जहां जन्म दर तेजी से कमी आ रही है, मृत्यु दर धीरे धीरे घट रहा है। आगे है चौथी अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा कि निम्न जन्म दर होगी,
कम स्थिरता की अवस्था होगी, निम्न मृत्यु दर होगा। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही पर्याप्त मात्रा में गिरावट आ जाती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान जैसे विकसित देश को इसी अवस्था में माना जाता है। पांचवी अवस्था निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु और जन्म दर और जन्म से अधिक मृत्यु दर वाली हास्मोनिक अवस्था होती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर की तुलना में कुछ कम हो जाती है, अर्थात मृत्यु दर ज़्यादा रहेगा और जन्म दर कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या घटने लगती है। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ पे जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है। अगला है अगला है जनगणना। जनगणना द्वारा हम एक निश्चित बिंदु की जनसंख्या, अनेक लक्षणों के बारे में सभी प्रकार के आंकड़े जो है एकत्रित करते हैं। जनगणना करने के लिए दो मुख्य विधियाँ होती है, तो वह इस प्रकार होती है। एक डिफेक्टो विधि मेथड, एक ड्यूरे विधि जो है होती है। एक डिफेक्टो, दूसरा ड्यूजरे विधि। तो इसको देख लेते हैं। डिफेक्टो विधि क्या होती है? तो डिफेक्टो विधि होती है जिसमें रात की क्रिया प्रयोग रात में किया जाता है। डिफेक्टो जनगणना में जनगणना के समय सभी व्यक्तियों को उनके निवास स्थान पर उपस्थिति मानकर की जाती है। ए डिफेक्टो सेंसस इज वन दैट द काउंट द ऑल पर्सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ द प्लेस ऑफ हैपन टू बी द एट टाइम या सेंसस। माना जाता है कि सभी लोग परिवार घर पे हैं। इस तरह से जनगणना जब की जाती है तो उसे डिफेक्टो विधि कहते हैं। इस विधि में के निम्न लाभ हैं। स्पष्ट होती है, सरल होती है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं आसान हो जाती हैं, समय कम लगता है, प्राप्त की गई सूचनाएं विश्वसनीय होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे इसमें माना क्या जाता है, मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, जबकि आप जानते हैं वास्तविक रूप में 2 सदस्य बाहर पढ़ने या जॉब करने के लिए गए हैं। लेकिन डिफेक्टो विधि क्या मानेगी कि आपको 5 सदस्य जो हैं आपके घर में ही हैं, ऐसे मानकर जो है जनगणना करती है। किंतु इसकी कुछ हानियां और दोष हैं। तैरती अस्थिरता, फ्लोटिंग पॉपुलेशन की गणना नहीं होती है। बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और शीघ्रता से कम समय और गणना के कारण इसमें त्रुटियों की संभावना जो है बनी रहती है। अगला इसके विपरीत है ड्यूजरे गणना विधि। ड्यूजरे गणना विधि प्रयोग में हमेशा यह अनिश्चितता बनी होती है कि व्यक्तियों की वास्तविक निवास को किस प्रकार आकलित किया जाए। उदाहरण के लिए कॉलेज में जो विद्यार्थी हैं वर्ष में 9 से 10 महीने तक वहां निवास करते हैं जहां वे छात्र होते हैं, किंतु ड्यूजरे विधि डिफेक्टो विधि की तुलना में निम्न लाभ है। गणना हेतु पर्याप्त समय लिया जाता है जिसमें त्रुटियों का न्यूनतम किया जाता है। अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। उपरोक्त लाभों के बावजूद ड्यूजरे विधि की निम्न कमियां पाई जाती हैं। यह अस्थायी और अस्थायी जनगणना की परिभाषा को लेकर जो है कठिनाई उत्पन्न करती है। तो इसमें क्या होता है कि अस्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, इसको लेकर क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद है कि गणना अवधि के दौरान जन्म और मृत्यु की संख्या की गणना नहीं की जाती। मान लीजिए आप ज़्यादा समय लेकर गणना कर रहे हैं तो पीछे की किसी की जनगणना कर चुके हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई तो उसकी गणना नहीं की जाती। दूसरा है उन व्यक्तियों की गणना करना कठिन होता है। उन व्यक्तियों की गणना कठिन हो जाता है जिनका कोई स्थायी निवास नहीं है। अब जैसे इसमें कुछ व्यक्तियों की यहाँ आपने गणना कर ली, लेकिन वह कुछ दिन में आप जहाँ गणना नहीं किए हैं वहाँ पहुँच गए, अब फिर से उनकी गणना करेंगे तो इस तरह से अस्थिरता इसमें बनी रहती है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है ड्यूजरो गणना विधि, डिफेक्टो जनगणना विधि। इनके अलावा हमने जन्म दर मृत्यु दर के स्टेजेस देखे हैं, जो 5 स्टेज माने जाते हैं, जो कि जनसांख्यिकी संक्रमण अर्थात
थॉमसन और नोस्टीन। तो यहाँ सिद्धांत को याद रखेंगे, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत किससे संबंधित है, थॉमसन और नोस्टीन। उसके बाद हमने देखा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जिसमें आप एडविन केनन इसके प्रतिपादक हैं, जिसके समर्थकों में सैंडर्स, एडवर्ड वेस्ट, सेल्जिक, प्रोफेसर डाल्टन और रॉबिन्सन जो है प्रमुख रहे हैं। इनके अलावा हमने देखा फैक्टर का ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, अर्सेन ड्यूमा का केशाकर्षण सिद्धांत, हेनरी जॉर्ज का हमने कुसमायोजन का सिद्धांत देखा, कार्ल मार्क्स का अतिरेक जनसंख्या सिद्धांत हमने देखा। इनके अलावा रेमंड पर्ल के वृद्धिघात का सिद्धांत, कुस्कंजकी का शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धांत, नेट रिप्रोडक्शन थियरी देखा। इसके अलावा हमने देखा जैविक अवस्था की सिद्धांत को देखा, प्रोटीन कंजक्शन के सिद्धांत को देखा। प्रोटीन कंजक्शन किसका है, केस्ट्रो का, और जैविक अवस्था का सिद्धांत करोडो गिनी का है। उसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर के फलन का सिद्धांत हमने देखा, फर्टिलिटी फंक्शन थियरी। उसके बाद डबल हे का आहार सिद्धांत देखा, माल्थस का सकारात्मक पॉजिटिव निगेटिव थियरी देखा। उसके अलावा हमने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रकृतिवादियों के विचार को देखा। उसके बाद जनसंख्या संबंधित वाणीवादियों का विचार को देखा। तो इस तरह से हम जनसंख्या से संबंधित सभी सिद्धांतों और विचारों को देख चुके हैं। तो हम वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने पक्के